जरा सोचिए, एक ऐसा पल जो भारत के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। हम बात कर रहे हैं देश की पहली डिजिटल जनगणना की। ये सिर्फ गिनती नहीं है, ये एक क्रांति है कि भारत खुद को कैसे देखेगा और अपने भविष्य को कैसे घड़ेगा। 150 से भी ज्यादा सालों से जब भी जनगणना की बात होती थी तो दिमाग में क्या आता था? कागजों के बड़े बड़े ढेर और फील्ड पर काम करने वालों की महीनों की मेहनत। लेकिन 2027 की जनगणना इस पूरी कहानी को बदल रही है। हम टेक्नोलॉजी की एक ऐसी छलांग देख रहे हैं जो हमें स्याही और कागज के दौर से सीधे डिजिटल भविष्य में ले जा रही है। तो इस पूरे डिजिटल बदलाव को हम समझेंगे कैसे? बहुत सिंपल है। हमने इसे 4 हिस्सों में बांट दिया है। पहले हम जानेंगे कि ये इतना बड़ा मील का पत्थर क्यों है, फिर देखेंगे कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करेगा, उसके बाद डिजिटल फॉर्म भरने के तरीके पर नजर डालेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये सारा डेटा हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जनगणना सिर्फ एक रूटीन गिनती क्यों नहीं है, बल्कि इतनी बड़ी, इतनी ऐतिहासिक घटना क्यों है। इसका स्केल और इसकी अहमियत सच में हैरान करने वाली है। आपको पता है, पिछली जनगणना हुए 17 साल बीत चुके हैं। हाँ, पूरे 17 साल। महामारी की वजह से ये देरी हुई, जिससे ताज़ा और सटीक डेटा की ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। ये 1881 के बाद से सबसे लंबा गैप है, जो इस जनगणना को अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। अब बात आती है पैसों की। सरकार इस बड़े प्रोजेक्ट पर 11,718 करोड़ रुपए लगा रही है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि ये डिजिटल जनगणना देश के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। और इस काम को जमीन पर उतारने के लिए पूरे 30 लाख लोगों की एक फौज लगेगी। लेकिन इस बार उनके हाथ में कागजों के बंडल नहीं होंगे, नहीं, उनकी ताकत होगी उनके स्मार्टफोन में, जो डेटा कलेक्शन को पहले से कहीं ज्यादा तेज और सटीक बना देंगे। तो इस जनगणना को क्या चीज इतना खास बनाती है? चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, ये पूरी तरह से डिजिटल है, मतलब जीरो पेपर। दूसरी, आज़ादी के बाद ये पहली बार होगा जब पूरे देश में जाति के आधार पर गणना होगी। तीसरी बात, एक सेंट्रल पोर्टल होगा जो रियल टाइम में सब कुछ मॉनिटर करेगा। और आखिर में हर एक बिल्डिंग को जियो टैग किया जाएगा, जिससे एक अविश्वसनीय रूप से डिटेल्ड नक्शा मिलेगा। सच में ये भविष्य है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा काम आखिर होगा कैसे? चलिए इसके पूरे प्रोसेस को समझते हैं। इसे 2 बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल फेज में बांटा गया है। तो पूरा प्रोसेस 2 मेन स्टेप्स में होगा। पहला है हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस, जिसे HLO भी कहते हैं। इसमें देश की सभी बिल्डिंग्स की मैपिंग की जाती है और घरों की स्थिति का आकलन होता है। और दूसरा स्टेप है पॉपुलेशन एन्यूमरेशन, यानी PE, जिसमें हर एक इंसान की पूरी डेमोग्राफिक जानकारी ली जाती है। अच्छा, तो इसका टाइमलाइन क्या रहेगा? देखिए, जो पहला फेज है यानी हाउस लिस्टिंग, वो अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा। फिर दूसरा फेज पॉपुलेशन काउंटिंग वाला, वो होगा फरवरी 2027 में। और 1 मार्च 2027 इस तारीख को ऑफिशियल रेफरेंस डेट माना जाएगा। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सेल्फ इन्यूमरेशन। जी हाँ, पहली बार ये पावर लोगों के हाथ में होगी कि वे अपनी जानकारी खुद ऑनलाइन भर सकें। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करेगा। तो सवाल वही है, ये सेल्फ एन्यूमरेशन या कहें कि खुद से अपनी जानकारी भरने का ये प्रोसेस आखिर काम कैसे करेगा? आइए इसके स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस बहुत ही आसान 6 स्टेप्स का है। स्टेप 1 लोकेशन डिटेल्स, स्टेप 2 घर की डिटेल्स, स्टेप 3 जनरल इंफॉर्मेशन, मतलब घर के मुखिया की जानकारी, स्टेप 4 फैसिलिटीज यानी पानी बिजली जैसी सुविधाएं, स्टेप 5 एसेट्स, और आखिर में स्टेप 6 सब कुछ एक बार चेक करके सबमिट कर देना है। तो शुरू करने के लिए क्या चाहिए? कुछ खास नहीं, बस एक मोबाइल नंबर और उस पर आया हुआ OTP। ये पोर्टल 16 भाषाओं में मिलेगा और फॉर्म भरने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगे। और सबसे बढ़िया बात, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का झंझट नहीं है। तो पहली कैटेगरी है घर के बारे में। इसमें पूछा जाएगा कि घर का फर्श, दीवारें, छत किस चीज से बने हैं, सीमेंट है, टाइलें हैं या कच्ची मिट्टी, और घर की कंडीशन कैसी है, अच्छी है या बस काम चलाऊ है। दूसरी कैटेगरी में परिवार और घर से जुड़ी जानकारी देनी होगी, जैसे परिवार में कुल कितने लोग हैं, घर के मुखिया का नाम, जेंडर और सोशल कैटेगरी क्या है।
घर अपना है या किराए का है, और घर में कितने कमरे हैं और कितने शादीशुदा जोड़े रहते हैं। तीसरी कैटेगरी है घर की ज़रूरी सुविधाओं पर, मतलब पीने के पानी का मेन सोर्स क्या है, बिजली कहाँ से आती है, टॉयलेट है या नहीं, और है तो किस तरह का, रसोई है, खाना पकाने के लिए एलपीजी इस्तेमाल होता है या लकड़ी, और घर के गंदे पानी की निकासी का क्या इंतज़ाम है। और आखिर में चौथी कैटेगरी है एसेट्स और कनेक्टिविटी की। इसमें पूछा जाएगा कि घर में रेडियो, टीवी, इंटरनेट, लैपटॉप, स्मार्टफोन, साइकिल, स्कूटर या फिर कार, इनमें से क्या क्या है। ये डेटा आर्थिक स्थिति को समझने में बहुत मदद करता है। और ये स्टेप बहुत बहुत ज़रूरी है। जब आप फॉर्म सबमिट कर देंगे तो एक यूनिक रेफरेंस आईडी जनरेट होगी। इस आईडी को बहुत संभाल कर रखना है, क्योंकि जब जनगणना कर्मचारी वेरिफिकेशन के लिए घर आएंगे तो आपको उन्हें यही आईडी दिखानी होगी। तो चलिए अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। आखिर इस सारे डेटा की इतनी अहमियत क्यों है? ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये आने वाले भारत का पूरा खाका है। देखिए, सही डेटा की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। इसी से ये तय होगा कि सरकारी योजनाएं सही लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं। इसी से हमारे स्कूल और अस्पतालों की प्लानिंग होगी। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत जैसे प्रोग्राम जमीनी सच्चाई के आधार पर बनेंगे और सामाजिक न्याय के लिए भी एक साफ तस्वीर मिलेगी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, 14 करोड़ से ज्यादा लोगों की ये डिजिटल तस्वीर भारत के भविष्य को किस तरह से बदलेगी? ये सिर्फ एक जनगणना नहीं है, ये एक नए भारत की नींव रखी जा रही है।